हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक्सेल में स्प्रेडशीट क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, आज हम वही देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो ये हमें एक पेज पे लेके जाता है जो कि कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली यूज्ड बहुत सारे स्प्रेडशीट और ये ऊपर में बहुत सारे टेम्पलेट्स जिसको हम चूज़ कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। और मुझे लेना है एक न्यू पेज, तो मैंने ये क्लिक किया और मेरे सामने एक ब्लैंक एक्सेल शीट हाजिर है। यहाँ पे सिर्फ एक शीट है लेकिन बहुत सारे शीट होते हैं, जैसे कि ये देखिए शीट 1 लिखा है। इसके साइड में जो प्लस साइन है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो और एक्स्ट्रा शीट्स ऐड होते जाएंगे और ये सारे शीट्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं वर्कबुक। सिर्फ एक ही शीट है। आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट बनती है कॉलम और रोज के कॉम्बिनेशन से। आप देख सकते हैं कॉलम ई, कॉलम सी, कॉलम के। जब मैं अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करती हूँ पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। स्प्रेडशीट में रोज़ भी होते हैं, जैसे रो 3, रो 9, रो 10। सारे कॉलम के कॉलम नेम्स होते हैं और सारे रोज़ के रो नेम्स होते हैं। द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ रो और कॉलम जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेल, जैसे कि E10। एक्सेल में ऐसे 17 बिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। जब हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं वो एक्टिव बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल F8 और ये है L4, आप देख सकते हैं, और ये है B7। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सारे सेल्स का एक इंडिविजुअल नाम होता है। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेंज। रेंज एक कलेक्शन ऑफ सेल्स है दैट ग्रुप्ड टुगेदर। आप देख सकते हैं ये एक रेंज है। रेंज को भी हम कॉलम लेटर और रो नंबर से ही डिस्क्राइब करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर के सेल नंबर से, जैसे कि यहाँ पे हमारा है D4। शुरुआत करके हम जाते हैं नीचे राइट के कॉर्नर में जो कि हमारा है J14। ये हमारा रेंज है। बेसिकली फॉर रेफरेंस हम इसको लिखते हैं D4 थ्रू J14। ये आगे चल के बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जितना आप एक्सेल यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो ये है हमारे स्प्रेडशीट के बारे में डिटेल्स, जिसमें है हमारे कॉलम्स, रोज, सेल्स, सिलेक्टेड सेल जिसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, और रेंज। और ये सब बनते हैं उस शीट के ऊपर जिसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट और वर्कशीट। हम इसके साथ और शीट ऐड कर सकते हैं ये प्लस साइन को क्लिक करके। अभी मेरे पास 2 शीट हैं, अभी 3 शीट हैं, और ये सारे शीट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्कबुक। इन सारी चीज़ों के अलावा हमें स्प्रेडशीट का लेआउट जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन के ऊपर टॉप के साइड में सारे टैब्स, जैसे कि हमारा इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, डेटा टैब। अब नोटिस करेंगे जब भी हम किस टैब को क्लिक करते हैं ये टूल बटन्स भी चेंज हो जाते हैं। लेआउट के इस पार्ट को हम बोलते हैं रिबन। अगर फॉर्मूला टैब पे क्लिक करते हैं तो हमें फॉर्मूला रिबन मिलता है। अगर व्यू टैब पे चेंज करते हैं तो रिबन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और अब मेरे पास है व्यू रिबन, और हर रिबन डिवाइड होते हैं कुछ ग्रुप्स में। आप देख सकते हैं ये ग्रुप सेपरेट होते हैं कुछ लाइन के द्वारा। आप देख सकते हैं एक चार्ट ग्रुप है, एक टूर्स ग्रुप है, एक कमेंट्स ग्रुप है, एक टेबल्स ग्रुप है, एट्सेट्रा। लेकिन ये छोटे से ग्रुप में सारे ऑप्शंस फिट नहीं होते, इसलिए कुछ ग्रुप्स में एक लंच बटन होता है, उसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। लेकिन सारे ग्रुप में नहीं होते।
अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसे लंच बॉक्स ओपन होके आता है, जिसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस और टूल्स होते हैं। पेज लेआउट में कुछ और भी फीचर्स होते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि यह है स्क्रॉल बार, जिसको हम यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट को ऊपर या नीचे करने में। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी है, जिसको हम यूज़ करते हैं आगे पीछे करने के लिए पेज को। उसके नीचे है ये जूम स्लाइडर। अगर मैं इसको राइट में स्क्रॉल करती हूँ तो जूम इन होता है, अगर लेफ़्ट में करती हूँ तो जूम आउट होता है। इससे डेटा में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन हमारा पेज का साइज़ में छोटा और बड़ा देख सकते हैं, इजीली चेंज होता है। कुछ व्यू बटन्स ये लो राइट कॉर्नर पे अवेलेबल हैं, जैसे कि पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट व्यू। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स यहाँ पे नॉर्मल व्यू में वर्क करते हैं। यहाँ पे ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक बॉक्स है, जिसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। जब भी हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो ये नेम बॉक्स में उसी सेल के डिटेल्स शो होते हैं। अभी जैसे कि सेल का नाम है E3 शो हो रहा है। यहाँ टॉप में अवेलेबल होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मैंने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ है, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, जैसे कि सेव बटन, अनडू बटन। और ये मेरे स्प्रेडशीट का टाइटल है। ये है क्लोज़ बटन, जो कि एक्स साइन में दिखता है। इसको क्लिक करने से मेरा स्प्रेडशीट क्लोज़ हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पे ये है एक स्पेशल बॉक्स। ये वो बॉक्स है जहाँ पे हमको जाके अपने फॉर्मूलाज को पुट करना है। जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करना है, अपने फॉर्मूला यहीं पे लिखना है। सो अभी तक आपको पता चल गया स्प्रेडशीट के लेआउट और उसके व्यूज़। तो अभी हम इसका यूज़ देखते हैं। अभी मैं इसके फाइल ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और सेव कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सेव कर रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे मुझे सेव आज पे क्लिक करना होगा और मुझे डिसाइड करना है कहाँ पे सेव करना है। और मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगी और मैं इसको सेव करती हूँ माय डॉक्यूमेंट में, और मैं इसके लिए नाम रखती हूँ एक्सेल फॉर बिगनर्स कोर्स एंड सेव। तो अब चलिए हम देखते हैं हाउ टू एंटर द सेल वैल्यूज़ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मान लीजिए आप किसी छोटे से कंपनी का स्प्रेडशीट बना रहे हैं, तो हमें कुछ एम्प्लॉयज़ के पेरोल स्प्रेडशीट बनाने हैं। तो ये कॉलम ए, जिसमें मुझे एम्प्लॉय आईडी नंबर रखना है, और ये है कॉलम बी, जिसमें मुझे एम्प्लॉय के नेम लिखने हैं, और उसके बाद मुझे यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखना है उनके वेजेस के बारे में, उनके आवर्स, कितने आवर्स वर्क किए हैं, एट्सेट्रा। हम कभी भी एक्सेल में अगर डेटा एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस सेल को क्लिक करना है और उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं शुरुआत करने जा रही हूँ A1 से, तो मैंने A1 को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा है इसमें, जो कि है मेरा 1 लिख के फिर मैंने सिलेक्ट किया। और इसके बाद हमें क्लिक करना है एंटर। एंटर क्लिक करने के बाद डेटा की एंट्री होती है और हमारा जो एक्टिव सेल है वो नीचे की रो में चला जाता है। तो अभी इसमें मुझे एंटर करना है मेरा नेक्स्ट नंबर, जो कि है 2, देन 3 एंटर, 4 एंटर, और इसके नीचे नीचे मैं और सारे डिटेल भरती जाऊंगी। लेकिन ये बहुत ही रिपीटेटिव टास्क है। और एक्सेल में एक बिल्ट इन फीचर है जिसको हम बोलते हैं फिल हैंडल और ऑटो फिल हैंडल, जिसका काम है वो सारे पैटर्न को स्टडी करता है और उसको फॉलो करके फिलअप करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑटो फिल। तो सबसे पहले मुझे ऑटो फिल को वो पैटर्न की जानकारी देना है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको सिलेक्ट करते हैं। जो चारों सेल्स हमने फिलअप किए हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद हमारा पैटर्न क्या है, +1। सो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये हमारा पैटर्न है। तो हमने ये रेंज सिलेक्ट किया जो A1 से A4 तक है। थोड़ा सा जूम करती हूँ, आपको क्लियरली दिखना चाहिए। तो ये लोअर राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स आप देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटो फिल हैंडल और फिल हैंडल। अगर मैं अपनी माउस पॉइंटर को इसके ऊपर, इस ग्रीन बॉक्स के ऊपर रखती हूँ, अब देखिए मेरा माउस पॉइंटर एक ब्लैक प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इस पॉइंट पे हमको इसको होल्ड करके ड्रैग डाउन करना रहता है नीचे तक। तो मैंने इसको स्क्रॉल किया टिल 70।
और अब मैं माउस बटन को रिलीज़ कर रही हूँ। तो देख लीजिए, एक्सेल ऑटोमेटिकली 70 तक नंबर्स अपने आप फिलअप कर दिया। और इसके बाद मैं क्लिक करती हूँ सेल B1 पे, और इस पे अभी मैं टाइप करती हूँ एम्प्लॉय के नेम, और एंटर करते ही एक्टिव सेल नीचे की लाइन में रो में चला जाता है। उसके बाद सेकेंड नेम एंटर करके एंटर किया तो थर्ड लाइन। अभी मैंने नोटिस किया सेकेंड नाम तो मैंने गलत लिखा हुआ है। अरे ये तो होना चाहिए था जेम्स, मैंने तो जैम्स लिख दिया। तो चलिए अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट का बता रही हूँ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन क्लिकिंग ऑन अ सेल और क्लिकिंग इन अ सेल। जब हम किसी सेल को एक बार क्लिक करते हैं तो पूरा सेल सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं जाम्स को क्लिक करती हूँ तो ये पूरा सेल सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं यहाँ डिलीट करूँगी तो सारे अल्फ़ाबेट्स इस बॉक्स के डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा स्पेलिंग में करेक्शन करना है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर जहाँ पे मिस्टेक है वहाँ पे मैं डबल क्लिक करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरा फ्लैशिंग कर्सर, और साथ ही मैं ये एरो कीज़ यूज़ करके मैं कर्सर को लेफ़्ट या राइट में मूव कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे चेंज करना है। और राइट प्लेस पे आने के बाद मैं अपना स्पेलिंग करेक्शन कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे एंटर करना है और मेरा करेक्शन हो गया है। जब हम डेटा एंटर करते हैं, हर एंटर के बाद एक्टिव सेल नीचे की तरफ मूव होता जाता है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिल करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे नेम्स फिलअप कर दिए हैं मेरे B1 कॉलम में और पूरा B कॉलम में। अभी मैं आ जाती हूँ वापस B1 सेल में, और अभी क्लिक करते हैं हम शिफ्ट प्लस एंटर, जिससे कि हम मूव करेंगे राइट कॉलम में। और इसको हम यूज़ करके टैब की भी कर सकते हैं। टैब से हमें लेफ़्ट और राइट, ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। अभी हम कॉलम C में हैं, और अभी हम इसमें टाइप करेंगे आवरली वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अगर मुझे लेफ़्ट में मूव करना है तो मैं प्रेस करूँगी शिफ्ट प्लस टैब। वैसे ही हमें राइट, बॉटम या अप में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं मूव कर रही हूँ D1 में, और उसमें एंटर कर रही हूँ जूलिया ने इस मंथ कितना काम किया है। और अभी हम देखेंगे एक्सेल में सेल कंटेंट को कैसे क्लियर और कैसे कॉपी करते हैं। और हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे एडिट करते हैं बाय डबल क्लिकिंग द सेल। सो एक सेल को दूसरे सेल में कॉपी करने के लिए कंटेंट को हमको क्लिक करना पड़ेगा Ctrl+C। इसका दूसरा मेथड है, हमको होम टैब पे जाना है, और होम टैब में जाके हमको क्लिक करके उसमें से कॉपी सिलेक्ट करना है, और राइट क्लिक करके उसमें से भी हम कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम Ctrl+C यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए, और Ctrl+V यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए। ये सबसे फास्टेस्ट वे है कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो मैं C कॉलम में ऊपर से नीचे के सेल में कॉपी पेस्ट करते हुए इन नंबर्स को फिक्स कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही बोरिंग है। अभी देखिए हम वापस वही ऑटो फिल का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अभी हम C5 को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से ऑटो फिल हैंडल को क्लिक करके ड्रैग करते हुए नीचे तक जाते हैं। सो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स कॉपी हो गए हैं। लेकिन अगर ये नंबर सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक्यूरेट नहीं हुआ तो हम उस सेल के ऊपर क्लिक करके उसको ओवरराइट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं चेंज कर रही हूँ 15 को आज 16 में। लेकिन कभी कभी हमें कम्प्लीटली क्लियर करना होता है सब कुछ जो भी सेल में है, न सिर्फ डेटा बल्कि फॉर्मेटिंग और दूसरे इन्फॉर्मेशंस भी। तो वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम क्लियर कंटेंट को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट तरीका है हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं वो रेंज, और फिर यहाँ पे होम टैब में जाके होम रिबन को चूज़ करके एडिटिंग ग्रुप में इस बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद इसके ऑप्शंस देख सकते हैं, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक। तो मैंने यहाँ पे क्लियर ऑल सिलेक्ट किया और सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन अगर मुझे इसको अनडू करना है तो फिर Ctrl+Z प्रेस करके इसको अनडू कर सकते हैं। अब जब मैं ये स्प्रेडशीट बना रही हूँ मुझे रियलाइज़ हो रहा है ये जो कलम्स मैंने बनाया है किस चीज़ का है। तो उसको याद रखने के लिए मुझे एक कलम हेडिंग देना है, लेकिन वहाँ पे कोई रो खाली नहीं है। तो अभी हम देखते हैं न्यू रोज़ और कॉलम को एक्सेल में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मुझे रो नंबर 1 के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है।
तो इसलिए मुझे क्या करना है, नंबर 1 को चूज़ करके उसके ऊपर मुझे राइट क्लिक करना है और मुझे चूज़ करना है इंसर्ट। और अगर मुझे एक न्यू ब्लैंक कॉलम चाहिए तो मैंने कॉलम ए को चूज़ किया और उस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट क्लिक किया। और ऐसे ही सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, मैं बीच में भी जहाँ पे भी चाहूँ वहाँ पे कोई भी कॉलम इंसर्ट कर सकती हूँ। जैसे कि अभी मैंने ये इंसर्ट किया डी में, जो सी और ई के बीच में एक ब्लैंक कॉलम आ गया। यही चीज़ मैं रो में भी कर सकती हूँ, कहीं पे भी मैं एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकती हूँ। ओके, तो मैं अभी सबको अनडू कर रही हूँ और वापस अपने पॉइंट पे पहुँच रही हूँ। तो अभी मेरे पास एक न्यू ब्लैंक रो है मेरे डेटा के ऊपर। जल्दी से मैं फिलअप करती हूँ एम्प्लॉई आईडी। टैब यूज़ करके मैं राइट में मूव कर रही हूँ और टाइप करती हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉई और फिर राइट में जाके आवरली वेज टाइप करती हूँ। अभी राइट में जाती हूँ और फिर टाइप करती हूँ आवर्स वर्कड और E1 में टैक्सेबल इनकम एंटर। और अब मुझे जो डेटा है, मेरा डेटा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हैं, मेरा रो नंबर 1 में जो डेटा है वो उस कॉलम में कम्प्लीटली फिट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं सी कॉलम में आवरली वेज एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें? तो मैंने क्लिक किया और क्लिक करके होल्ड किया बिटवीन सी और डी सेल के बीच में, और मैं वो कॉलम को ड्रैग कर रही हूँ राइट साइड सो दैट मेरा टेक्स्ट उसमें फिट आ जाए। यही चीज़ मैं कॉलम ए, कॉलम डी और कॉलम ई में भी कर सकती हूँ। अभी मैं आपको एक क्विक मेथड बताती हूँ। अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करती हूँ ये सारे कॉलम अल्फ़ाबेट्स को ए से लेके ई तक, और उसके बाद मैं डबल क्लिक करती हूँ कोई भी दो अल्फ़ाबेट के बीच में, तो उससे क्या होगा, सारे कॉलम परफेक्ट विड्थ के हिसाब से सेट हो जाएंगे, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। एक्सेल में डेटा एंटर करते टाइम कभी कभी क्या होता है ना, डेटा को हमको मॉडिफाई करना रहता है, तो उसमें भी एक्सेल हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आवरली वेजेस इंक्रीज हो गया फ्रॉम $15 से $15.5, तो बहुत जल्दी मैं इस डेटा को कैसे बहुत जल्दी अपडेट कर सकती हूँ, तो उसके लिए मेथड है फाइंड एंड रिप्लेस। तो एक्सेल में मैं होम टैब में जाती हूँ और होम रिबन पे मैं एडिटिंग ग्रुप पे जाती हूँ। उसमें आपको देखने को मिलेगा एक सिंबल जो है मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे दिखता है। उसमें आप देखेंगे ऑप्शन है फाइंड, रिप्लेस, गो टू। इसमें मैं सिलेक्ट करती हूँ रिप्लेस। तो इसको क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड में मैं पुट करती हूँ 15, जिसको हमें चेंज करना है, और रिप्लेस करके हमको क्या करना है 15.5, तो वो मैं रिप्लेस बॉक्स में पुट करती हूँ और मैं सिलेक्ट करती हूँ रिप्लेस ऑल। तो डायलॉग बॉक्स आया ऑल डन 70 रिप्लेसमेंट्स, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं जितना 15 था वो सारे 15 अभी 15.5 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी आप नोटिस कीजिए, जो एम्प्लॉय आईडी हमने दिया था उसमें भी एक 15 था, वो भी अभी चेंज होकर 15.5 हो गया है। तो इसको मैं मैनुअली अपडेट करके 15 कर सकती हूँ। अगर हम इसको कीबोर्ड पे करना चाहेंगे तो कीबोर्ड का शॉर्टकट की है Ctrl+H। हम Ctrl+H करके भी इसको फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना सीखते हैं। अगले वीडियो में हम एक्सेल के बाकी यूजेस सीखेंगे। थैंक यू।